यहाँ देखिए स्टूडेंट, इस टाइप का एचसी वर्मा में आपको प्रॉब्लम मिलेगा। अच्छा यहाँ देखिएगा, इस ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके, इसके बीच में गैप डी है, तो इसके अंदर का वॉल्यूम निकाल पाएंगे? क्या प्रॉब्लम है भाई? कितना वॉल्यूम? ए इंटू डी। इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? तो एनर्जी डेंसिटी बता पाएंगे? राइट? तो पूछा गया कि इसके अंदर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या ई इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे? नहीं, आंसर आ जाएगा। यही तो क्वेश्चन है नीट का। एक क्वेश्चन ये भी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन टोटल, यही था ना, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना सेकंड का? 5 सेकंड। ये लिखना है। अब उसमें ब्लैंक हो गए, बट ये तो आपको पढ़ कर जाना पड़ेगा ना, ये मतलब देखना सब कुछ है, पढ़ना सब कुछ है, उसमें क्वेश्चन आपका आसान रहेगा, बट उसमें सिर्फ ये सोचिएगा कि बस रट्टा मार के चल जाएंगे, समझ के जाना पड़ेगा। 1 इंटू वॉल्यूम का एनर्जी इतना है, तो इतना वॉल्यूम का एनर्जी कितना है? इसमें तो 5 सेकंड में कहानी बन जाएगा, राइट? ऐसा ऐसा तो क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा तो मन खुश हो जाएगा। 2 वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी होना 2 वेक्टर के बराबर है, तो एंगल कितना? 120, राइट? तो अगर ये सिर्फ ऐसा कोई दोस्त में, ये तो रैंडम आप दिखाए, मैं तो कोई स्टडी किया नहीं हूँ, बट इसी टाइप का सब क्वेश्चन है। इसलिए मेडिकल वाले बच्चे एक्चुअल में जो बोलते रहते हैं कि हाँ फिजिक्स टफ है, आसान है, इसका मतलब है कि फिजिक्स को उस तरीके से नहीं देखे हैं, या तो मेहनत नहीं किया ऑनेस्टली। जो मेहनत करेगा सच में फिजिक्स में, उसके लिए तो 45 क्वेश्चन में तो 35 तो आराम से लगा के आएगा, अब बहुत स्पीडली लगा के आएगा। अब ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं बनाया हो, स्पीड ही नहीं है आपका, बहुत गंदा वाला स्पीड है, कॉन्सेप्ट है भी तो गंदा वाला स्पीड है। तो हर एक सब्जेक्ट का अपना डिकोरम है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? ये सब नहीं पढ़ा के भेजे हैं कि R1 है, अभी नहीं पढ़ाएं आप लोग को। R1 R2 है, इस पर अगर क्यू चार्ज देते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसका सिग्मा 1, इसका सिग्मा 2 में क्या रिलेशन होता है? यही रिलेशन है ना कंडक्टर के लिए, राइट? ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको तो मैं डिराइव करता हूँ रेगुलर क्लास में। अब देखिए स्टूडेंट, इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा, अब इसी में छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? तो मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन एक ले लेता हूँ। ये 4 प्लेट है, एग्री? और पैरेलल प्लेट है, क्या है? पैरेलल प्लेट, और ए है ए और ए है बी, और इस प्लेट को इस प्लेट से कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए हैं। किसे अटैच कर दिए हैं? ये है मेरा प्लेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये राइट? तो अब पूछा गया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, करेक्ट? तो बोलिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक ट्रिक दे रहा हूँ, बड़ा शानदार ट्रिक है, उससे आपका बहुत फास्टली क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि सर, एक तो फंडामेंटल बात ये रहेगा कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप चार्ज दीजिएगा Q और माइनस Q, राइट? लेकिन उससे भी एक आसान ट्रिक इस टाइप का सिचुएशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि समटाइम्स ऐसा रहेगा, और इसके यहाँ देखिएगा, इसका ए का वैल्यू गिवन रहेगा और इसके बीच का गैप दिया रहेगा, तो इसके बीच का कैपेसिटेंस आप बता सकते हैं, इसके बीच का कैपेसिटेंस जान सकते हैं। बट इस प्लेट का और इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल सेम रहेगा।
तो मेरा सजेशन है कि इस टाइप का क्वेश्चन में जहाँ पे बहुत सारा पैरेलल प्लेट 1 2 3 4 इतना सारा पैरेलल प्लेट अगर पैरेलली अरेंज रहेगा तो बोले क्या सिखाए थे, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है। तो यहाँ पे जो भी प्लेट दो प्लेट के बीच में सैंडविच है, बीच में है, उसको बीच से ऐसा कोई प्लेट है ना, एकदम एक ट्रिक है मेरा, ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर कोई प्लेट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को फॉर मोमेंट बाद में करते हैं, और इससे पहले इससे छोटा प्रॉब्लम लेते हैं। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इसका सरफेस एरिया दिया रहेगा ए और इसके बीच का गैप दिया रहेगा डी। तो अगर मान लेते हैं नहीं रहता तो इन दोनों के बीच में और इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर का कौन सा इस प्लेट का कौन सा सरफेस यूज होगा? क्या ये सरफेस यूज होगा? कौन सा सरफेस यूज होगा? सिर्फ ये सरफेस, बट इसका दोनों सरफेस यूज होगा। ये सरफेस इसके लिए और ये सरफेस इसके सामने है, राइट। इसका मतलब है कि वैसा कोई भी प्लेट जिसका दोनों सरफेस यूज होता है, वैसा कोई भी प्लेट जिसका दोनों सरफेस यूज होगा पैरेलल प्लेट का, इसका तो डैम से बीच में है। तो बीच वाले प्लेट को करना क्या है, और इन दोनों का अगर इसका ये और इसका ये, तो इन दोनों सरफेस के वजह से इसका तो कैपेसिटेंस वन ऑफ इन दोनों का तो इंडिविजुअल निकाल सकते हैं। भाई पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस तो पढ़ाया हुआ हो ना एप्सिलॉन ए बाई डी, इसका एक का तो निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जो भी प्लेट आपका बीच में रहेगा उसको ऐसे करना है, इस टाइप का क्वेश्चन एचपी में मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहना रोशन कुमार, नहीं तो किस सारी तो बना ही नहीं, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस सरफेस का नाम देते हैं S1, इस सरफेस का नाम देते हैं S2, इस सरफेस का नाम देते हैं S3, इस सरफेस का नाम। तो जो मेरे काम का सरफेस है उसका मैंने नेमिंग कर दिया, राइट। मेरा ए सरफेस मेरे काम का नहीं है, आउटर सरफेस। ए भी मेरा सरफेस काम का नहीं है, आउटर सरफेस, राइट। फेसिंग सरफेस टू ईच अदर वो मेरे काम का रहेगा। तो जो कौन सा प्लेट बीच में है, अरे इस प्लेट का नाम ए देते हैं, इस प्लेट का नाम बी देते हैं, इस प्लेट का नाम सी, तो कौन सा प्लेट दो प्लेट के बीच में है? तो जो भी बीच में रहेगा उस प्लेट को बिल्कुल बीच से ऐसे कट कर देना है। क्या करना है? कट कर दीजिएगा, जस्ट लाइक दिस। मान हम लोग सपोज कर लिए कि इस प्लेट बी का जो मेरा प्लेट बी है उसके दोनों सरफेस को डिवाइड कर दिए, S2 अलग और S3 अलग, अब बीच में कंडक्टिंग वायर से इसको जोड़ दिए। ये कौन सा वायर? कंडक्टिंग वायर। तो ये क्या हो गया? और इसको देखने का नज़रिया ऐसे, इतना बिट्स दिखाया रहेगा बट देखने का तरीका। तो एक कौन सा सरफेस? S1। एक कौन सा सरफेस? S2। एक कौन सा सरफेस? S3। और इसको कट करके कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए। कंडक्टिंग वायर से जोड़ने का मेरा मेन कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली प्लेट तो था एक ही, और इसका पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा या हर पॉइंट का सेम रहेगा। इलेक्ट्रोस्टेट में जहाँ पे चार्ज रेस्ट में रहता है तो पोटेंशियल क्या होता है? तो अगर इन दोनों को बीच से ऐसे चीर भी देते हैं, फाड़ देते हैं ऐसे बीच से, और कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? तो पोटेंशियल वाइज क्या आप डिफरेंट हुए या अभी भी सेम है? बट सोचने का तरीका कितना बढ़िया हो गया। ए पॉइंट क्या था? ए ना, अरे पॉइंट बी, तो क्या इस पॉइंट को ए या इस पॉइंट को बी बोल सकते हैं? ए पॉइंट ए और ए पॉइंट बी। अब बताइए, दो कैपेसिटर अगर ऐसे है ए और बी, तो पैरेलल में या सीरीज में है? सीरीज में। जो यहाँ यहाँ पे जो आप पजल हो रहे थे कि कैसे निकलेगा, वो क्या एक्चुअली क्या था? ए और ए, इसका जो कैपेसिटेंस था, राइट,
इस सेक्शन का और इस सेक्शन का दोनों आपस में क्या था, दो कैपेसिटर था और दोनों आपस में कैसे था। तो आज के बाद इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को क्या करना है स्टूडेंट, एक ट्रिक दे रहा हूँ कि जो बीच में रहेगा उसको क्या करना है, बीच से, और उसका बीच में क्या जोड़ देना है, और तब सर्किट को एनालाइज करके देखना है। तो हो सकता है कि जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो, अब यहाँ देखिए ये प्रॉब्लम आपके लिए बच्चा टाइप रहेगा, बट वही चीज़ अगर यहाँ पे बनाने के लिए बोलते तो यू आर गेटिंग कन्फ्यूज कि कैसे बनेगा। तो इसी को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे कर दिया, करेक्ट। और इसका वैल्यू तो निकाल लेंगे ना, कैसे, एटलीस्ट एक कैपेसिटर का तो निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो इसका अगर C नॉट रहेगा तो सर इसका भी तो C नॉट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा, गैप सेम दिया रहेगा। मोस्टली क्या दिया रहता है, गैप शेप और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा। तो ये C नॉट है, C नॉट, तो A से B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना रहेगा, C0/2 रहेगा। लिखिए, ट्रिक समझ में आया, ओके। ये बिल्कुल नीट का लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हटाएं, आज भी एग्जाम था आप लोग का। क्या एग्जाम कैसा जा रहा है विज्ञान, सर केमिस्ट्री अच्छा गया सर। चलिए एक मिनट, अब यहाँ देखना है, अब एग्ज़ाम जो है वो देखा जाएगा। यहाँ देखते हैं मैं अब अपने फर्स्ट टर्म से अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया हूँ, होगा ना। फर्स्ट टर्म से मैं अपने आप को फिजिक्स के लिए आइसोलेटेड कर लिया, मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सर उस सेक्शन को लेकर चल रहे हैं। अब पक्का फर्स्ट टर्म से पढ़ाई ख़त्म कर देंगे, मतलब मैं पढ़ाते रहूँगा, अलग नहीं किया हूँ, मतलब मैं अपने तरीके से, जैसे अभी मेरा था कि जल्दीबाजी की कैपेसिटी जल्दी से ख़त्म करें। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं भी उसी लाइन में रहूँगा तो फिर आपका जनवरी का JEE मेन ख़राब हो जाएगा। तो मुझे अपने तरीके से पढ़ाते रहने दीजिए फिजिक्स को, ठीक है। और दिसंबर लास्ट तक मैं इतना पार्ट कवर कर दूँगा। कैपेसिटर तो फिनिश ही है ना, तो प्रॉब्लम डिस्कशन हो रहा है। और कैपेसिटर का 1/4 टाइम लगता है या हाफ टाइम लगता है इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और जितना करंट इलेक्ट्रिसिटी में उतना ही मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट में। तो कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एंड EMI एंड AC। अभी जो मेरा दिमाग में प्लान चल रहा है तो शायद AC मैं भी पढ़ा दूंगा। सर तो एक बार पढ़ा ही दिए हैं, तो इतना ये टॉपिक आपका दिसंबर तक फिनिश हो जाएगा मेरे तरफ से, तो सही तरीके से। हो सकता है मॉडर्न भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मॉडर्न में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पढ़ा ही चुके हैं, राइट। तो ये मेरा टारगेट रहेगा, और ऐसे बहुत लगेगा तो 15 जनवरी, तो सेकंड टर्म तो आपका मार्च अप्रैल में रहेगा सेकंड, राइट। तो सेकंड टर्म से पहले तो बहुत पहले 15 जनवरी तक तो मैं पूरा 12th का फिजिक्स फिनिश कर लूँगा। उसके बाद फिर, लेकिन उससे भी ज़्यादा हो सकता है कि RK सर जब कवर कर लें तो अपना फीस का क्लास भी बढ़ा लूँगा। जो भी क्लास RK सर लेते हैं वो क्लास मैं लेना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो 5 क्लास कर लूँगा फिजिक्स का, जैसे अभी होता है ना, मोटा मोटी आपका मिला के कितना क्लास, 6 क्लास है ना फिजिक्स का। 3 क्लास RK सर ले रहे हैं, 3 क्लास मैं ले रहा हूँ, तो मैं 5 क्लास कर लूँगा। दैट्स वाई कि मैं क्लास 11th का भी टॉपिक स्टार्ट कर दूँ, लेकिन उसमें बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है मेरा, राइट। थर्मोडायनेमिक्स और KTG दोबारा पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है, बस उस पर HC वर्मा करवाने का रिक्वायरमेंट है। ओके एवरीवन, लेकिन घबरा कर मत तैयारी कीजिए, जो भी चीज़ पढ़िए सही तरीके से पढ़िए। 75 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का भी मार्क्स आ जाएगा तो बहुत बड़ा मार्क्स है। इसलिए कि ऐसा नहीं होता ना कि टाइम क्लोज आ रहा है, एकदम घबराहट है, उस घबराहट में बहुत सारा चीज़ गलत हो जाता है। एकदम कूल माइंड से किसके बीच में निकालना है, यहाँ देखिए तो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में निकालना है, करेक्ट, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिएगा, प्लेट ए, ये है प्लेट B, ये है प्लेट C, ये है प्लेट D। कौन कौन सा प्लेट का दोनों सरफेस यूज हो रहा है, B और C का दोनों सरफेस यूज हो रहा है, एग्री।
तो बी और सी को क्या करना है, बीच से इसका सरफेस का नाम देते हैं, ए सरफेस S1, ए सरफेस S2, ए सरफेस S3, ए सरफेस S4, ए सरफेस S5 और ए सरफेस। तो जो भी सरफेस मेरे काम का रहेगा उस सरफेस का मैंने नेमिंग कर दिया। तो यहाँ पे प्लेट बी को 2 पार्ट से डिवाइड कर देंगे। तो कैसा नजर आएगा स्टूडेंट? ये है S1, करेक्ट ना? ये है S2 और ये है S3 और एक किसको कट किए हैं, B को, प्लेट B को, राइट। उसके बाद ये है S4 और ये है S5 और यह एक का क्या है सर, इसको बीच से कट करने के बाद कंडक्टिंग वायर से जोड़ना था, राइट। ये मेरा कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर से क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये तो ट्रिक है ना, रियल में थोड़े से वो कट करते हैं, ये ट्रिक है। तो इसका पोटेंशियल को सेम करने के लिए कंडक्टिंग वायर से, फिर क्या इसको भी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दे। और ए और ए दोनों मिलाकर क्या है बी, और ए और ए दोनों मिलाकर क्या है सी। और यहां देखिए तो ए पॉइंट कौन सा, ए, एग्री। बी से बी वाले पॉइंट को ए बोले थे, तो इसके बीच में से ऐसे बाहर खींच के ये बोल सकते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल या इस पॉइंट पोटेंशियल अलग रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। और क्या इसको बी बोल सकते हैं, हो गया ना। और यहां देखना है क्या सही है, एक को किससे अटैच किए होते हैं, इसका मतलब है ए प्लेट, यहां देखिएगा ए और ए डिफरेंट पोटेंशियल या सेम पोटेंशियल, ए से सेम पोटेंशियल, राइट। यहां तक आ गए। चलिए अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कौन कौन सा प्लेट आपका सेम पोटेंशियल पे है। सर S1, यहाँ देखिएगा S1, S4, S5 सेम पोटेंशियल पे है ना। तो जो भी सेम पोटेंशियल पे है S1 ध्यान से देखते रहिएगा, और कौन सा S4 और S5। S1, S4 और S5 क्या ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन, S1, S4 और S5, क्योंकि ये तीनों सेम पोटेंशियल पे था, राइट। अब S1 के सामने कौन था, फर्स्ट, S1 के सामने S2 लिख सकते हैं, और S4 के सामने कौन था, S3। यह है S2 और यह है S3, राइट। और S2 और S3 आपस में जुड़ा हुआ था या नहीं था, आपस में जुड़ा हुआ था, राइट, करेक्ट ना। और यही तो पॉइंट भाई मेरा ए है, एग्री। ए और ए पॉइंट कौन सा है, ए, और S5 के सामने कौन है, S6, करेक्ट। कौन है, S6। और ये पॉइंट कौन सा था, B। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक आइए फर्स्ट। जैसे से समझा रहे हो वैसे से बढ़ना है, ठीक है। हो गया। इस पे कम से कम HCV में 3 या 4 प्रॉब्लम मिलेगा आपको, जो मैं सिखा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसी डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, सेम डायग्राम को, ये तो वायर ही है ना, ये क्या है, इस पूरे डायग्राम को क्या ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं कि भाई इस पार्ट को ऐसे घुमा के ऐसे कर दिए, ये क्या था, वायर था ना, तो इस वायर को पकड़े और क्या कर दिए, ऐसे कर दिए, एक ही बात है। अब देखिए सर ये तो इतना आसान हो गया,
इसका वैल्यू क्या रहेगा, सी नोट एन, ये दोनों आपस में पैरेलल और उसके साथ ये सीरीज, ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया, उसके साथ ये क्या हो गया, सीरीज हो गया। तो पैरेलल हो गया तो इसका वैल्यू कितना, 2c0, और 2c0 के साथ क्या हो गया, सीरीज, तो इक्विवेलेंट कितना रहेगा, 2c0 इंटू c0 डिवाइड बाई 3c0, हाउ मच, 2c0 बाई 3, 2/3 c0, करेक्ट। और c0 का वैल्यू क्या निकाल लीजिएगा, c0 वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, एप्सिलॉन a बाई d। तो अगर ये ट्रिक नहीं अप्लाई करते, अब देखिए आप लोग को डराने के लिए नाम नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसी टाइप एक क्वेश्चन एक्चुअली था यूरोप का, बट सेम डिटो किसी के पास HC वर्मा है, देखें पेज नंबर 168। अभी HC पे आज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूँगा, खुद का कलेक्शन लूँगा, ठीक है। पेज नंबर 168 में देखिए क्वेश्चन नंबर 33 और 34 देख रहे हैं, 33 एंड 34। अब आपसे बन जाएगा, सेम टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वहाँ के प्रॉब्लम को आप उससे सॉल्व हो जाए स्मूथली, उसके लिए मैंने एक ट्रिक डेवलप किया, ठीक है ना। बाकी एक लाइन से हम लोग इस चीज़ को बाद में सॉल्व करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखिए, इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज इस यहाँ देखना है, इज इट कंपल्सरी कि यहाँ पे इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में ही पूछा जाएगा, मे और मे नॉट। ऐसा भी तो सकता था कि यहाँ पे ए मानते और यहाँ पे बी मानते, तो बनाने का तरीका अलग रहेगा या बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, सेम तरीके से। मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्लेट और इस प्लेट के बीच में, ये तो हम लोग का आंसर आ गया ना। ऐसा भी तो क्वेश्चन रहेगा कि इसके बीच में निकालिए ए और बी, राइट। या ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और इसके बीच में निकालिए ए एंड बी, बट बनाने का तरीका पे कोई फर्क पड़ेगा या बिल्कुल सेम तरीके से आगे बढ़ेंगे, सेम तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए ये मैं अपने टाइम पे इसी क्वेश्चन को अगर सही तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन से बनाना स्टार्ट किया था तो बड़ा हो गया था, फिर सोचा कैसे किया जाए, तो इस तरीके से डेवलप, मतलब मैं खुद मैं कह सकता हूँ कि मेरा ट्रिक है। हालांकि कहीं कहीं किसी बुक में आपको मिलेगा, बट एक्चुअल में मैं भी इस पर काम किया था कि इस तरीके से काम करते तो बहुत जल्दी बन जाता है। मतलब क्या हुआ, सर्किट को सिंप्लीफाई करना, क्या करना, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंप्लीफाई कर देना। ओके, अब देखिए स्टूडेंट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी बहुत ही टाइप प्रॉब्लम है। यहाँ देखिएगा, बिकॉज अभी सॉलिड स्टेट भी पढ़ रहे हैं, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट हो गया, नहीं। ड्रॉ कीजिए। कितना कैपेसिटर, 12 कैपेसिटर, राइट। और यहाँ पे तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि पैरेलल है या सीरीज है,
एंड ईच देखिए ईच कैपेसिटर हैविंग सेम कैपेसिटेंस सी नॉट, ईच कैपेसिटर हैविंग सेम कैपेसिटेंस सी नॉट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऐसा नहीं था कि बिल्कुल डायगोनल सिमेट्रिसिटी है। यहाँ देखिएगा, यहाँ से अगर देखना स्टार्ट करते हैं चीज़ों को और यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट या बिल्कुल सेम लग रहा है, सेम है इसका, और तब यहाँ पे क्या करेंगे Q, तो यहाँ पे क्या देंगे -Q, करेक्ट। तो यहाँ से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे जो Q है वो कौन कौन से प्लेट पे चार्ज आएगा, इस प्लेट पे, इस प्लेट पे, इस प्लेट पे, बट बिकॉज तीनों कैपेसिटर बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन में है, नहीं देखिए जो सिचुएशन इसका है वही इसका है, वही इसका है, दैट्स वाई यहाँ पे कितना रहेगा Q/3, Q/3 एंड Q/3, एग्री, Q/3, Q/3 एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट सर -Q/3 -Q/3 एंड -Q/3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा राइट Q/3, और यहाँ पे कितना रहेगा Q/3, और यहाँ पे कितना रहेगा Q/3, यहाँ पे कितना रहेगा -Q/3, यहाँ पे कितना रहेगा -Q/3, यहाँ पे कितना रहेगा। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए प्लेट और ए प्लेट, यहाँ देखिएगा ए प्लेट और ए प्लेट दोनों मिलकर क्या होगा, दो सीरीज कैसा होगा भाई, सीरीज होगा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ए प्लेट और ए प्लेट मिलाकर चार्ज 0, वो मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्या बोलना चाह रहे हैं, चार्ज 0, बट ये दोनों कैपेसिटर, यहाँ देखिएगा यहाँ से कितना ब्रांचिंग हुआ है, यहाँ से इतनियाली है ना, तो यहाँ से एक रास्ता तो ये था राइट, ए और ए, बट ए रास्ता और ए रास्ता अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है, बोथ आर सिमेट्रिकल। वजह सर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, 2 स्टेप में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तब भी 2 कैपेसिटर फेस किए। इसका मतलब ये है कि इस प्लेट पे जितना चार्ज रहेगा उतना ही इस प्लेट पे रहेगा, और इन तीनों प्लेट मिलाकर कितना होगा 0, दैट्स वाई यहाँ पे क्या रहेगा Q/6 और यहाँ भी क्या रहेगा Q/6, और इन दोनों पे चार्ज इक्वल था राइट, और ये चार्ज मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे Q/6, तो यहाँ पे कितना -Q/6, करेक्ट। यहाँ देखिए यहाँ पे -Q/3 है, तो क्या यहाँ पे Q/6 कर दें, और यहाँ पे Q/6 कर दें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस प्लेट एंड दिस प्लेट, यहाँ देखिएगा जिसको मैं बोल रहा हूँ, जिसमें डबल टिक लगा रहा हूँ, एक क्या तीनों प्लेट आइसोलेटेड है, अगर इसको यहाँ से खींचेंगे तो ए प्लेट बाहर आ जाएगा राइट, पूरा सर्किट नहीं आएगा, ए प्लेट और ए प्लेट अलग कर सकते हैं। तो इन तीनों प्लेट का सम ऑफ चार्ज कितना 0, -Q/6 और +Q/3, क्या 0 हो गया, ओके। सेम सिचुएशन यहाँ पे, यहाँ देखिएगा इस पे कितना आएगा, यहाँ इस पर Q/6 है, तो यहाँ पे कितना रहेगा -Q/6, करेक्ट। यहाँ पे कितना आया है एवरीवन Q/6 ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा -Q/6, आया है Q/3, कितना हो जाएगा इस पे ए, यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा Q/6, और ये भी कितना रहेगा Q/6, ये कितना हो जाएगा -Q/6 और +Q/3, 0 हो गया। तो ये हो गया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें सब यहाँ देखिएगा इतना सारा कैपेसिटर था, और किसी कैपेसिटर के बारे में आप श्योर नहीं थे कि पैरेलल है या सीरीज है राइट। तो अगर 12 कैपेसिटर था तो बहुत सारा लूप बनने का चांस था, बहुत सारा अननोन आ जाता, तो क्या यहाँ पे विदाउट सिमेट्रिसिटी सॉल्व हो पाएगा, विदाउट सिमेट्रिसिटी सॉल्व नहीं होता। दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ कर लिए हैं, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का।
अब हम लोग से सॉल्व हो जाएगा। सी ए बी इक्वल टू वाट, क्यू बाई वी ए माइनस वी बी, राइट। सी ए बी इक्वल टू क्यू बाई वी ए माइनस वी बी। और वी ए माइनस वी बी के लिए यहाँ देखिए, वी ए माइनस वी बी यहाँ से चलना है और किसी भी रास्ते से यहाँ पहुँच जाइए, राइट। तो सबसे यहाँ से चलने के लिए यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए और यहाँ से यहाँ आ जाए, एक ही बात है ना। तो इस रास्ते से आएंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, इस रास्ते से घूमते हुए आएंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम सी देते हैं, इसको पॉइंट का डी नाम देते हैं और ये तो बी है ही। तो क्या वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी सी। बोलते रहिएगा भाई, लिखें या नहीं लिखें, वी सी माइनस वी डी, राइट। अब वी डी माइनस वी बी, करेक्ट है। ये तो बिल्कुल आएगा, टाइप प्रॉब्लम है, ये बहुत जगह मिल जाता है, ठीक है। HC वर्मा का वर्कआउट में भी है इस टाइप का प्रॉब्लम। वी ए माइनस वी सी कितना, हाउ मच, क्यू बाई 3, हाँ सी नोट मान लीजिए, 3 सी नोट, क्यू बाई 3 सी नोट। अब वी सी माइनस वी डी, क्यू बाई, वेरी गुड। और वी डी माइनस वी बी 3 सी नोट। एलसीएम कितना लेंगे, 6 सी नॉट। वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा, 2Q और कितना हो जाएगा Q और प्लस 2Q कितना हो जाएगा 5Q बाई 6 सी नोट। यहाँ तक आइए। अब ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है तो कितना हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट देख पा रहे हैं, ओके। तो Q बाई 5Q बाई 6 सी नोट, Q और Q कैंसिल, कितना हो जाएगा 6 सी नोट बाई 5। दिस इज द आंसर। हो गया ना। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था -Q/3। तो एक्चुअल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ पे जो चार्ज दिए हैं उन तीनों चार्ज को इन 3 कैपेसिटर में इक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया। यस, तो इस एक कैपेसिटर तीनों एक्चुअली सिमेट्रिकल लग रहा है। वजह, यहाँ से 3 ही ब्रांच तो गया है और तीनों कैपेसिटेंस सेम है। फिर भी कैपेसिटेंस सेम होने के बाद भी इस पर डिफरेंट चार्ज हो सकता था। बट अगर यहाँ से चलते हैं इस कैपेसिटर के थ्रू, रास्ता देखते हैं पाथ सिमेट्रिकल है या नहीं है। यहाँ से आए तो यहाँ से कितना ब्रांच, 2 ब्रांच, एक इधर गया एक इधर गया। यहाँ से भी चलते तो कितना ब्रांच, 2 ब्रांच। यहाँ से भी चलते तो कितना ब्रांच, 2 ब्रांच। तो अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर यहाँ से यहाँ आते हैं, राइट, 2 रास्ता, एक यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ। तो एक्चुअल में इस कैपेसिटर एक कैपेसिटर बिल्कुल सिमेट्रिकली अरेंज्ड है डायगोनली। दिस इज द वजह कि यहाँ इन तीनों पे सेम चार्ज में भेजा हूँ, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर Q/3 चार्ज किया है तो यहाँ पे कितना रहेगा, -Q/3। अब यहाँ इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों कैपेसिटर सिमेट्रिकल है। वजह, यहाँ से 2 ब्रांच गया, यहाँ से 2 ब्रांच गया, करेक्ट। तो सर सिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं, तो सर यहाँ से अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ से भी 2 ब्रांच है, यहाँ से यहाँ जाते तो यहाँ से भी 2 ब्रांच है, इट राइट। दैट्स वाई इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। ये तो इतना तो पक्का है कि अगर इस पर Q देते तो इस पर भी Q देते। बट इस प्लेट का यहाँ देखिएगा, इस पर स्मॉल Q देते तो इस पर कितना देते, स्मॉल Q देते, सेम चार्ज देते। तो इस प्लेट का चार्ज, इस प्लेट का चार्ज, इस प्लेट का चार्ज तीनों मिलकर क्या होना चाहिए, 0, आइसोलेटेड है। एग्री। ध्यान से देखेंगे, मैं इसका बात कर रहा हूँ जिस पे हम लोग, यहाँ देखिएगा, जिस पे 3 बार टिक लगाया, क्या ये तीनों प्लेट मिलाकर चार्ज 0 होना चाहिए। और इन दोनों पे चार्ज डिफरेंट है, सेम। तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों पे इक्वल बोल रहे हैं, तो इस पे क्या रहेगा, पॉजिटिव।
और कितना इन दोनों पर देंगे ताकि तीनों मिलाकर 0 हो जाए? Q/6 Q/6 बिकम Q/3 प्लस Q/3 आई कितना है? माइनस। दैट्स फाइन, समझ में आ गया है? ठीक है ना? तो भाई ये बिल्कुल टाइप प्रॉब्लम है, समझ गए? बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो 1-2 बार बनाइएगा और ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? हो गया ना? और यहाँ देखिए ये डायग्राम दोबारा लूँगा, कहाँ लेंगे दोबारा? करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसी को करंट में यहाँ पे कैपेसिटर के जगह पे क्या रहेगा? रेसिस्टर। और यहाँ से करंट I भेजेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे I/3 I/3 I/3, डिट्टो सेम, ठीक है? इसको हटाएं? ओके। अच्छा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। कितना कैपेसिटर? बोलते भी नहीं है, सबसे बड़ा बात यह है, ये बहुत बड़ा समस्या हो गया है 2 साल से। एनर्जी लेवल बनाए रखी है क्लास में। करेक्ट है ना? ठीक है? और हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। डू इट फास्ट। कैसे? ये तो है ना कि यहाँ पे Q देंगे और यहाँ पे क्या देंगे? -Q। करेक्ट? तो यहाँ देखिए ये रास्ता, यहाँ देखिएगा ये दोनों रास्ता और ये दोनों रास्ता 100% सिमेट्रिकल है। इज इट राइट? एकदम सुना कीजिएगा भाई। यहाँ से ये 2 रास्ता, राइट? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये दोनों और यहाँ से ये दोनों डिफरेंट रास्ता है या बिल्कुल सेम रास्ता है? सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे Q है तो यहाँ भी क्या रहेगा? Q। करेक्ट ना? तो यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, तो क्या यहाँ बोल सकते हैं सर यहाँ पे -Q बोलना पड़ेगा, राइट? और यहाँ पे Q, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -Q। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -Q। यहाँ पे कितना हो जाएगा? +Q। और यहाँ पे कितना हो जाएगा?
प्लस क्यू। करेक्ट? यहाँ तक समझ में आया? ओके। तो सर अगर Q का वैल्यू पता चल जाए तो काम बन जाएगा आपका? Q का वैल्यू पता चल जाए, Q नोन है या अननोन है? अननोन है। ओके। तो ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए, तो यहाँ देखना है, यहाँ देखना है। ये समझ में आया कि मैंने जो दिखाया? करेक्ट? यहाँ पे कितना रहेगा सर? Q माइनस 2Q, इज इट राइट? टोटल चार्ज कितना था? Q ना? तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? Q माइनस, तो यहाँ पे कितना रहेगा? माइनस Q माइनस 2Q, जस्ट निगेटिव, बाकी तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस Q माइनस 2Q। यहाँ तक करेक्ट है ना? यहाँ पे क्या लिखेंगे? एवरीवन। यहाँ तक समझ पाए? ओके। आप यहाँ से यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक कैपेसिटर और एक कैपेसिटर सीरीज में है। एग्री हैं सर? क्यों सीरीज में है भाई? यहाँ इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वही तो चार्ज इस कैपेसिटर पे है। ऐसा ट्रिक बताए थे। यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे जंक्शन है, बट जंक्शन का कोई काम है? तो ऐसा कैसे हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पे जो चार्ज है वही यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे जंक्शन होते हुए? इसका तो डैम्स और इस कैपेसिटर पे चार्ज नहीं आया होगा। डैम्स और इस कैपेसिटर पे क्या नहीं आना चाहिए? चार्ज नहीं आना चाहिए, मुझे जो लग रहा है। तभी तो यहाँ पे का चार्ज, यहाँ का चार्ज इक्वल हो गया, यहाँ का चार्ज। अदरवाइज यहाँ ये तो ऐसे भी कॉमन सेंस की बात है भाई। यहाँ देखिए, थोड़ा टाइम निकाल कर, इस प्लेट और इस प्लेट का मिलाकर कितना होना चाहिए? इस प्लेट का Q1 मान लीजिए, तो Q1 का वैल्यू कितना? 0। तो क्या ये आप कैपेसिटर काम का है? यूजलेस कैपेसिटर हो गया। वैसा कैपेसिटर, इसका मतलब ए पॉइंट और ए पॉइंट इक्वी पोटेंशियल। अगर कैपेसिटर पर चार्ज 0 तो उसके प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 0। मतलब पोटेंशियल सेम, राइट? अभी मेहनत नहीं करना है, अब इसका एडवांटेज लेना है। यहाँ देखिए, व्हाट अबाउट दिस कैपेसिटर? भाई एक कैपेसिटर चार्ज सेम है ना, और ए मिला के कितना? तो जो कैपेसिटर काम का नहीं है उसको हटाते चलते हैं, थोड़ा सर्किट आसान दिखेगा। ऑलवेज हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, कभी कभी स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। इसको भी हटा दिए। एग्री? 2 कैपेसिटर को मैंने हटा दिया। क्यों हटा दिया? यूजलेस था, उस पर चार्ज नहीं था। अब एक मिनट सर, अब तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना ही नहीं है, अब आसान हो गया भाई। ए और ए सीरीज, ए और ये दोनों आपस में पैरेलल। एग्री ना? ए और ए। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भूल जाइए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का काम इतना ही था। कितना आसान सर्किट बन गया। जो प्रॉब्लम इतना टफ लग रहा था उस प्रॉब्लम को बिल्कुल आसान प्रॉब्लम बना दिया गया। ए और ए सीरीज बोल सकते हैं, कितना हो जाएगा मेरे साथ बोलिए? C0/2। C0 सीरीज में रहेगा तो कितना? C0/2 C0/2। आई दोनों आपस में क्या हो गया? तो पैरेलल। तो C0/2 C0/2 कितना हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट बोलते रहिए, समझे मैंने क्या किया? तो ए और ए आपस में सीरीज, ए और ए आपस में सीरीज। यहाँ ए वाला पार्ट, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ए सेक्शन और ए सेक्शन आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो C0/2 C0/2 बिकम्स व्हाट? C0। तो इसको पूरे को हटाकर C0 लिख दें। क्या कर दिए? C0। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये तीनों किस में नजर आएगा? ए आपस में क्या नजर आएगा? सीरीज में। तो C0 एंड C0 आपस में सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कितना? C0/3। C0/3 हो जाएगा। C0 एंड C0 तीन कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस और सीरीज में, तो कितना हो जाएगा? C0/3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का क्या बोलते हैं? C0/3। इसको हटाकर क्या C0/3 करें?
आप लोग लिखते रहिए, नहीं तो भूल जाइएगा मैंने क्या किया। ऐसे भूल नहीं पाइएगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? इसको हटाएं, यहाँ से यहाँ तक के बदले कितना लिख दें? अगर एक काम नहीं करते ना तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है, लूप में घूमकर क्यू का वैल्यू निकालना पड़ता है, राइट। ये हो गया C0/3। अब बताइए, ए और ए आपस में सीरीज, ए और ए आपस में पैरेलल, तो क्या इस पूरे सेक्शन के बदले C0 लिख दें? इस पूरे सेक्शन के बदले क्या हो गया? C0 ही आएगा। और C0 और C0/3 आपस में क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ए और ए आपस में क्या है? पैरेलल, तो पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा एवरीवन? दिस इज द आंसर। इस पे एक स्टार दीजिए। HCB का क्वेश्चन था शायद, वर्कआउट में देखते क्वेश्चन है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ देखिए, इससे पहले का जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो वर्कआउट का था। पेज नंबर 158 क्वेश्चन नंबर 8, राइट। पेज नंबर 158 क्वेश्चन नंबर 8। तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब फिर जो अभी मैंने सॉल्व किया वो फेस डायगोनल था, राइट। कौन सा डायगोनल? इससे पहले जो सॉल्व किए थे वो क्या था? बोल डायगोनल के अकॉर्डिंग हो जाएगा ना। चलिए, बट ज़्यादा बढ़िया लगा फेस डायगोनल का, ये वाला सॉल्व करके। इसमें लाइफ बहुत आसान था। चलिए, अब यहाँ से अगर आपके जगह पे मैं रहता तो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी डिट्टो ऐसा ही प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी के वर्कआउट में मिलेगा, सेम डिट्टो। वहाँ पे एक बार क्या लेंगे? अलोंग द बोई डायगोनल, और एक बार क्या लेंगे? और वहाँ भी फेस डायगोनल में 2 रेसिस्टर गायब कर देंगे, क्योंकि उसमें करंट का फ्लो नहीं दिखेगा। तो किसी रेसिस्टर में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो यूजलेस रेसिस्टर है, उसको वहाँ से हटा सकते हैं। हटाने के बाद सर्किट सिंप्लीफाइड नजर आएगा, ठीक है। तो वापस इसको एक बार लेकर आएंगे। अब इस टाइप प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हटाए, यहाँ देखिएगा, व्हाट द मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? मैं नहीं पढ़ाया हूँ, आज स्टार्ट कर रहा हूँ। बस छोटा सा टॉपिक है। यहाँ देखिए एवरीवन, डाइलेक्ट्रिक किससे बना हुआ रहता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाइपोल से, राइट। लेकिन वैसा डाइपोल जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर सिर्फ रोटेट तो कर सकता है, ट्रांसलेट, और अगर चार्ज मोबाइल नहीं करेगा तो उसको हम लोग कंडक्टर या इंसुलेटर मानेंगे, ठीक है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये मेरा डाइपोल है, ए प्लस और ए माइनस। ये बिल्कुल ऐसा फील कराएगा ना कि एक अमीबा 2 अमीबा बन गया, 1 अमीबा बिकम्स 2 अमीबा, या 1 न्यूक्लियस होता है ना फ्यूजन में रेडियो एक्टिविटी, 1 न्यूक्लियस बिकम्स 2 न्यूक्लियस, राइट। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये कोरोना की वजह से क्लास लेने का, हम लोग तो क्लास लेते ही रहे, बच्चे के बेचारे का थोड़ा रिदम ख़राब हो गया। ये जो माहौल है क्लास लेने का, अभी अगर कोई नहीं रहता तो मैं क्या करता? चिल्लाते रहता बेंच चेयर देखकर।
यही करते रहते थे ना, या घर से वही काम करते हैं। वो तो बेचारा 12th क्लास में 2 स्टूडेंट, एक रोशन एक शुभांकर। रोशन यहाँ पे जब कोई नहीं रहता तो ये बात सुनते रहता है, तो वो इनको कम से कम एक आधा स्टूडेंट भी रहता है तो खाना बोलते बोलते सफ़र कट जाता है। अदरवाइज ये बहुत टफ टाइम था। और कैरियर मेकिंग बहुत बड़ा चीज़ होता है, इसलिए कभी भी डीमोटिवेट मत होइए। देखते हैं कितना बड़ा बड़ा आंधी तूफान गुवाहाटी में आया था, मतलब बड़ा बड़ा ब्रांड का कोचिंग आ गया था। हम लोग के लिए क्या था, वो तूफान ही था ना। और उसमें एक ही चीज़ आपको बचा के रखेगा। हम लोग के लिए जैसे कैरियर, आप जैसे आपके सर मैं भी तो रिस्क ले रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ भाई। अभी तो आपने एक कदम भी नहीं बढ़ाया है। रिस्क किसको है कि मैंने अपना आईआईटी से डिग्री लिया, कितना करके आईआईटी किए होंगे बताइए, कितना फ़ाइट किए होंगे, पूरा नोबेल लिखा जाएगा। इतना फ़ाइट किया हूँ, सच में फ़ाइट किया हूँ। वो आसान वाला फ़ाइट नहीं था जो आप फाइट कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे आपका स्क्रूट नहीं है कि हाँ ये आपको टेंशन है कि महीना के लास्ट में पैसा घर से आएगा या नहीं आएगा। क्या 1% टेंशन है आपको? आराम से गए, खाना बना हुआ है। अगर ये भी पैरेलली टेंशन चल रहा है कि अगला मंथ में क्या होगा, आएगा या नहीं आएगा। अब फ़ोन का ज़माना भी नहीं था, राइट। अचूट सब कुछ अच्छे से रहा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मतलब बहुत पुअर फैमिली से, ये नहीं बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली गांव के लोग हैं तो खेत तो रहेगा ही ना। प्योर किसान के अगर हैं, प्योर किसान से बिलोंग करते हैं फैमिली से, प्योर किसान, ऑब्वियसली खेत रहेगा। बट वो पहले का ज़माना मतलब नहीं था कि जो गाना था कि खेत सोना उगलेगा। वो पहले के ज़माने में गाना था। अभी यह मेरे देश की धरती अभी होता है, लेकिन उसके लिए जाके वहाँ पे गुलाब का फूल का खेती करना पड़ेगा। अब आईआईटी करके खेती करने जाएंगे तो कुछ ऐसा ही सोचेंगे ना, मतलब थोड़ा सा कुछ अलग अलग चीज़ तरीके का हाई लेवल का करेंगे। तो ये मेरा शौक़ है, एक टाइम पे तो करूँगा। 65 ईयर्स तक पढ़ाऊँगा, लास्ट में गांव जाऊँगा, घर लौट चले। बाकी अपना फैमिली यहाँ जो भी बच्चे हैं रहेंगे, वो लोग आसाम में ही बॉर्न बॉटअप मेरा बेटा बेटी है, तो ऑब्वियसली यहाँ से तो जाएगा नहीं, पक्का पता है। गुवाहाटी छोड़ गाँव में मेरे साथ, लेकिन मैं जाऊँगा। और सबसे बड़ा चीज़ है, मैं यहाँ से इतना मेंटली स्ट्रांग हूँ कि घर वाले 20 बार बोलते रहते हैं काम मत करो, बट वही करूँगा जो मुझे लगेगा। ये मेरा एक खासियत है, चाहे गलत हो या सही हो। अरे यहाँ पे जो बैठ गया ना कि ये काम करना है, अगर टीचिंग करना है तो टीचिंग ही कर रहा हूँ। जिस दिन दिमाग में आ गया कि नहीं ये काम नहीं करना है, अगला दिन का वेट ही नहीं करूँगा, निकल जाऊँगा। ये है यहाँ से इतना मेंटल टैचुड भगवान का, मेंटली इतना टफ बना के भेजा है। आईआईटी करना आईआईटी करूँगा, मतलब ये ऐसा नहीं है, उसमें बहुत फाइट किया हूँ, बहुत ही तगड़ा वाला फाइट। इसलिए आज के डेट में तो अभी न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन में क्या होता है, बच्चे को सब कुछ बहुत आसानी से मिलते रहता है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल। मैं भी अपने बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, जितना स्ट्रगल करने का कैपेबिलिटी या कैपेसिटी मेरे अंदर रहा है, क्या वो कर पाएगा? उसको तो एसी बंद होता है तो गर्मी लग रहा है, मैं ब्लैंकेट ओढ़ के सोते रहता हूँ, वो ऐसे चलाते रहता है, तो वो कैपेसिटी नहीं रहेगा। अब उसको नहीं है, उसका तो होगा अपने पुराने जन्म का कर्म किया, अच्छा किया होगा, तो मैं उसके लिए कमा रहा हूँ, वो अच्छा लाइफ स्टाइल चाहता भी हूँ। पेरेंट्स यही काम करते हैं, मेरे भी पेरेंट्स का जितना कैपेसिटी था तो वो मेरे लिए काम किए, राइट। हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए अपना मैक्सिमम ही करता है, कम नहीं करता है, उसके लिए सबसे प्यारा होता है बच्चा। अभी समझ में आता है कि हाँ माँ लोग क्यों हर्ट हो जाते हैं पेरेंट्स, हालांकि हम लोग नहीं जा पाते हैं, उतना नहीं कर पा रहे हैं। समटाइम्स में धर्म संकट वाला स्थिति होता है। यहाँ पे ऐसा हो गया ना, जाएंगे तो एक एक क्लास काउंट होते रहता है, हालांकि जाना चाहिए, फिर कोरोना है, तो बहुत सारा सर्कमस्टांसेज है। इसलिए प्लीज़ आप लोग डीमोटिवेट होकर काम मत कीजिए। ये सब सोच कर नहीं कि नहीं अगर इस बार नहीं होगा तो क्या होगा। भाई ये सोच कर काम कीजिए कि ये काम करना है तो यही करना है। करियर आपका है, पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, बट उस प्रेशर को आप फील मत कीजिए। अगर प्रेशर में काम करना स्टार्ट कीजिएगा, आपसे अच्छा नहीं होगा। इसलिए पूछिएगा, ये सामने है, कभी मैं स्कूल के लिए तो सुबह शाम तो मेरे सामने रहता है ना, तो कभी भी नहीं बोलता हूँ कि हाँ स्कूल जाना है नहीं जाना है, जो भी फैसिलिटी है। प्लस ये भी नहीं कि हाँ एकदम बिल्कुल तलवार लेके खड़े हैं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अपने तरीके से पढ़ो, मुझे देखकर मत पढ़ो, मुझे रिजल्ट से मतलब है। सेम डायलॉग, जो डायलॉग मेरे बड़े भाई मुझे बोलते थे, मैं भी वही इस डायलॉग
पेस्ट कर दिया हूँ। जैसे करना है हार्ड वर्क करो, बट रिजल्ट दो। नहीं होगा दोबारा दो, लास्ट मोमेंट तक दो, जब तक कि तुम्हारा चांस बचता है आईआईटी में जाने का। नहीं होगा तो फिर ठीक है, एनआईटी तक पहुँचेंगे, लेकिन एक चांस अगर है, वैसे ही डॉक्टर के लिए फर्स्ट टाइम में ही सब कुछ हो जाएगा। अगर अच्छे से आप पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में ही हो जाता है। बट अगर बनना है, कभी खुदा ना खास्ते इफ एंड बट हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूँ दोबारा कैटलिस्ट आना है, बट अगर आपको जो बनना है वही बनिए। ये बहुत बड़ा लाइफ का लेसन है। अदरवाइज़ आपको लाइफ टाइम हो सकता है कि आप बीच में छोड़ दिए, आपके पास चांस बचा हुआ है, आपको डॉक्टर बनना था, बीच में छोड़ दिए, अब बहुत बड़े आदमी बन गए, बहुत पैसा कमाए, मन में एक रहेगा फीलिंग, वो काम नहीं कर पाया। अभी क्या है, आईआईटी कर लिया हूँ मैं, अब ये सोच कर ही खुश होते रहता हूँ, काम कर रहा हूँ टीचिंग का, बट एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने जो सोचा था वो किया, मतलब वहाँ तक पहुँचे। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। इस कॉन्फिडेंस से मैं फाइट करते रहता हूँ, स्ट्रगल करते रहता हूँ। ऐसा नहीं कि हम लोग का लाइफ आसान नहीं है भाई। सुबह 8 बजे से रात लगते हैं, रात के 11 बजे तक, राइट? आप ही लोग साथ हैं 10 बजे रात तक खड़ा रहना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं बोल सकता हूँ, बट चीज़ें अब ऐसा है कि मैं भी एक होता है ना जर्क का वेट कर रहा हूँ, एक पिक पॉइंट का। कभी तो अपना टाइम आएगा तो वही टाइम का वेट कर रहे हैं। अब माहौल बनते बनते रह जा रहा है, शायद बहुत बड़ा कुछ मेरे लिए भगवान लिखे हैं। ओके, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, इस पार्ट पे फोर्स किधर लगेगा? यहाँ पे Q, यहाँ पे, तो भाई इस पे फोर्स F1 Q इंटू ई, इस पे फोर्स F2, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ सिर्फ, Q इंटू, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन जस्ट। अब यहाँ पे आप यस, इसका मतलब इस पे फोर्स का मैग्नीट्यूड F1 इधर और F2 इधर, और F1 इक्वल टू क्या है, F2 इक्वल टू Q इंटू। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इस पर फोर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, पोल ना, 2 पोल प्लस Q का एंड, एक ऐसा टाइम आएगा कि ये डाइपोल ब्रेक कर जाएगा। डाइपोल कन्वर्टेड इनटू व्हाट, मोनोपोल। प्लस वाला अलग हो जाएगा और माइनस वाला, और जब ये ब्रेक करेगा तो उस टाइम पे चार्ज पार्टिकल मोबाइल हो जाएगा, मूव करना स्टार्ट होगा। एंड देन डाइपोल बिकम्स बिहेव लाइक कंडक्टर। देन डाइपोल क्या हो जाएगा, जिसको आप इंसुलेटर बनाए हुए हैं वो क्या बन जाएगा, और तब दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। 2 कैपेसिटर का डिफरेंट पोटेंशियल था और उसको जोड़ दिए कंडक्टिंग वायर से, तो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। ऑल ऑफ सडन आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। मैकेनिज्म तो समझ में आ गया है ना, करेक्ट? अब लिखिए एक लाइन, यहाँ तक आइएगा। देखिए, बाई इंक्रीजिंग द अच्छा यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए एक चीज़ और इसमें ऐड कर रहा हूँ। सिचुएशन अगर ऐसा है, ये भी अगर डायग्राम बना लीजिएगा तो ज़्यादा समझ पाइएगा। ये क्या है, कैपेसिटर, उसके अंदर क्या रखे हुए हैं, और इस कैपेसिटर के प्लेट को हम लोग एक पावर सोर्स से ऐड किए हुए हैं, बैटरी से, और वैसा पावर सोर्स जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल है। एरोजेनिक का मतलब क्या होता है, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस, इज इट राइट? और क्या यहाँ पे ए बोल सकते हैं, VA माइनस VB इक्वल टू E इंटू डी। इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, E इंटू डी के बराबर रहेगा, जहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, करेक्ट ना? तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करेंगे तो D तो ज़्यादा नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। इसका मतलब लेट अस सपोज अगर मेरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जनरलाइज कॉन्सेप्ट इज दिस वन,
इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज कैपेसिटर का प्लेट ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, जनरलाइज ये है। बट इस फिनोमेना के अकॉर्डिंग भी अगर बात करते हैं, इसको लेकर रेफरेंस अगर मैं डिफाइन करता हूँ, तो बाय इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेज, एंड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन डाइपोल ऑल्सो इंक्रीजेज। और एक ऐसा टाइम अगर जिस टाइम पर डाइपोल क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। जब ब्रेक करेगा तो जो डाइपोल था दो पोल बिकम्स मोनोपोल, और ये चार्ज अभी भी बाउंड रहेगा या मूव करना स्टार्ट होगा। लिखिए, बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, मैं इसके रेफरेंस में लिखवाना स्टार्ट कर रहा हूँ, इस डायग्राम के रेफरेंस में, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitor plate, by increasing the potential difference across the capacitor plate, electric field intensity also increases. Electric field intensity also increases, comma, at sufficiently high field intensity, at sufficiently high field intensity, the bound charge becomes free. कौन सा बाउंड चार्ज? दिस बाउंड चार्ज, यहाँ देखिएगा, द बाउंड चार्ज बिकम्स फ्री एंड डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट बिहेव लाइक कंडक्टर। बाउंड चार्ज, ये दिस वन इज द बाउंड चार्ज, डाइपोल का दोनों जो पोल है बंधा हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं? बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज बिकम्स फ्री एंड डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट बिहेविंग लाइक कंडक्टर, एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिहेविंग लाइक कंडक्टर, कॉमा, दिस लॉस ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, दिस लॉस ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, this loss of dielectric property is called dielectric breakdown. This loss of dielectric property is called dielectric breakdown. अब एक और पॉइंट लिखिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, maximum electric field intensity, maximum electric field intensity up to which, maximum electric field intensity up to which a dielectric can, the maximum electric field intensity up to which a dielectric can retain its dielectric property, a dielectric can retain its dielectric property is called dielectric strength, is called dielectric strength. समझ में आ गया ना? इस पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, निकालने का वैल्यू, फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम लेते हैं, ये है कंडक्टर, क्या है? कंडक्टर, और कंडक्टर के बाहर जस्ट एयर है, ये मेंशन किया हुआ है, एंड फॉर एयर, यहाँ देखिए एयर क्या है? वेरी गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर? बैड कंडक्टर है। अगर गुड कंडक्टर रहता तो कहीं पे कुछ स्टोव जल रहा है, बर्नर जल रहा है, वहाँ का हीट डायरेक्टली मैं फील करता रहता, इसलिए एयर इज वाइड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ देखना है एयर में डाइपोल है या नहीं है? Yes, yes, sir.
डाइपोल क्या है? मॉलिक्यूल्स में नेट डाइपोल मोमेंट, और कहीं पे नेट डाइपोल, जैसे फॉर एग्जांपल भाई वाटर वेपर है ना, इसमें ये तो पढ़ा चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, करेक्ट। यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस। अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक डाइपोल इधर, एक डाइपोल इधर, तो इसका रिजल्टेंट किधर? इधर म्यू आर। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? प्लस माइनस। इसका मतलब ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें नेट डाइपोल जीरो नहीं है तो ऑल आर व्हाट? डाइपोल। इसका मतलब एयर में बहुत सारा डाइपोल है, एग्री। एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या दिया हुआ है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसके टर्म में दिया रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में दिया रहेगा। किसके टर्म में? अभी लिखवाए हैं डिफिनेशन में। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है कितना है? 30,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? चलिए ये डेटा दिया हुआ है, बाकी आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन ऑन अ स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर। कैलकुलेट द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन ऑन अ स्फेरिकल कंडक्टर that can be given on a spherical conductor so that there is no current in the air, so that there is no flow of current in the air. So that there is no flow of current in the, बोलिए यहाँ पे बात क्यों बोला गया कि there is no flow of current in the air? क्योंकि सर अगर पता है कि नहीं, गैस में भी करंट का फ्लो हो सकता है। गैस में या एयर में भी करंट का फ्लो होगा। कब? अगर एयर के अंदर जितना भी डाइपोल मॉलिक्यूल्स है, इसमें नेट डाइपोल जीरो नहीं है, उसमें अगर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए तो चार्ज मोबाइल हो जाएगा। ये तो होता है ना थंडरिंग में, राइट। थंडरिंग भी तो होता है, कहीं पे है बिजली का झटका लग रहा है, राइट। अब बहुत बड़ा वाला होता है, राइट। वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 1 लाख से भी ज़्यादा रहता है, जो आप देखते हैं ना। जैसे पहले के ज़माना में हम लोग अभी भी धार्मिक क्या मानते हैं कि इंद्र भगवान का, राइट, धार्मिक तरीके से तो यही मानते हैं, करेक्ट। अभी तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई। पहले गांव में क्या होता था ना, बोलते थे कि बारिश हो रहा था काला चीज़ लेकर मत बाहर निकलो, छाता लेकर मत निकलो। तो आई डोंट नो, ये मतलब इसका आंसर अभी तक मुझे नहीं मिला, लेकिन ऐसा लोग बोलते थे। हाँ वो तो समझ में आ गया, कंडक्टर बहुत वहाँ से पकड़ लेगा, फ्लो ज़्यादा होगा। बट ब्लैक कलर का मत लेके निकलो, ये समझ में नहीं आया था। हो सकता है उस ज़माने में ब्लैक ही चलता होगा। नहीं नहीं वो सब नहीं है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? यहाँ पे किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इसका मैक्सिमम कैपेसिटी टॉलरेट करने का एयर का कितना है? ये है। तो एक्सटर्नल किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा? जो कंडक्टर क्रिएट करेगा। कौन क्रिएट करेगा? कंडक्टर। तो मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू क्यू है, कितना है? क्यू। तो कंडक्टर के सरफेस पे जो चार्ज रहेगा, तो बाहर के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था? यही था ना, Q बाई 4πε0 r²। एग्री? बोलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहाँ रहेगा? सरफेस के पास। तो सबसे ज़्यादा चांस एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने का कहाँ रहेगा? यहाँ पे। अगर यहाँ का एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हुआ, अगर यहाँ का एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हुआ, मतलब बाकी कहीं का एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इसकी वजह से नहीं होगा। तो ये क्या है, हम लोग यहाँ पे E = Q/4πε0 r² लिख दें सरफेस का।
राइट। और इसका वैल्यू, दिस वैल्यू एट द सरफेस शुड बी ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू दिस वन। ये क्या था? मैक्सिमम कैपेसिटी। और इसके ये जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का है उसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू जो है, जो इसका सरफेस पे है वो इसके बराबर या कम रहेगा, तब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। लेकिन इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट इसमें है, करेक्ट ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस लेस देन इक्वल टू व्हाट? ई मैक्स। कौन सा मैक्स? इसका मैक्सिमम वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एयर। तो ये कितना वैल्यू है? Q बाई, यहाँ देखना है Q बाई 4π0 R स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना वैल्यू? ये भाई वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, राइट। बट यहाँ पे वोल्ट सेंटीमीटर है। तो ऐसा सिस्टम में काम करने के लिए किस में करना है? तो इसका वैल्यू ऐसा सिस्टम में कितना हो जाएगा? क्या इसको लिख सकते हैं? जो 10⁴ था उसको 10⁶ कर दिया जाए। ओके, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। क्या यहाँ से Q का वैल्यू निकाल लेंगे? ये ऑब्जेक्टिव इस टाइप का आएगा। तो Q शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? 3 × 10⁶ इंटू 100 R स्क्वायर इंटू 4πε0। व्हाट द वैल्यू ऑफ 4πε0? 1/4π है 9 × 10⁹ इट राइट। तो 4π कितना रहेगा? Q शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 × 10⁶ इंटू 100 इंटू 1/9 इंटू 10⁹ कितना? 10 ना। ए और ए कट कर कितना हो जाएगा? 1/10। और यहाँ पे कितना? 3। तो Q शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/30 कूलम। यहाँ देखिए, आप इमेजिन कीजिए, प्रैक्टिकली सोचिए। आप लोग यहाँ पे देखें हैं गुवाहाटी में तारामंडल प्लेटोरियम, उसके हिंदी में क्या बोलते हैं? तारामंडल, राइट। कहाँ पे है? लता सिल्क, यस। उसका ऊपर देखें स्फीयर टाइप का बना हुआ है। 10 मीटर का स्फीयर इमेजिन कीजिए। यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर नहीं होगा, 10 मीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, राइट। 10 मीटर रेडियस का स्फीयर कितना बड़ा स्फीयर है, और उस पर मैक्सिमम चार्ज कितना डाल सकते हैं सेफ रहने के लिए? 1/30 कूलम ही डाल सकते हैं, राइट। जबकि कितना बड़ा कंडक्टर है, 10 मीटर रेडियस का, प्रैक्टिकली सोचेगा बहुत बड़ा स्फीयर है उसका। इसलिए दैट्स वाई बोला था कि 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है, राइट। उसमें सेफ रहने के लिए इससे ज़्यादा अगर डाल देंगे तो एयर में करंट का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। दिया हुआ तो था 10 मीटर, नहीं दिए थे क्या? ओह सॉरी, बिना रेडियस का। अच्छा, मैं तो यहाँ पे वैल्यू ले लिया था R = 10 मीटर, ये दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे R स्क्वायर का वैल्यू 100 किया, ठीक है। ये दिया हुआ था, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो देखिए, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब सेफ रहने के लिए इतना बड़ा कंडक्टर, समटाइम्स अगर ऐसा हो जाएगा, इतना बड़ा स्फीयर है, 10 मीटर बहुत बड़ा स्फीयर होता है, उसमें आप 1 कूलम चार्ज, मतलब समझिए कि आसपास करंट का फ्लो हो जाएगा एयर में। हो गया? बात मत कीजिए। फैन में
कैपेसिटर लगा रहता है, पता है कि नहीं, जिसका नाम है कंडेंसर। और कभी कभी एक कंडेंसर जल जाता है, बोलते हैं ना प्रैक्टिकली एक कंडेंसर जल गया। इसका मतलब क्या होना, मतलब जितना हर कंडेंसर का अपना कैपेसिटी रहा होगा, हर कंडेंसर में क्या रहा होगा, कैपेसिटी रहा होगा। उससे ज़्यादा हर देखते हैं ये जो बोर्ड पे जो हम लोग लगाते हैं ये सब जो भी लगा रहता है उसका भी अपना कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा। अब इसमें क्या 1 लाख वोल्टेज का करंट इसमें फ्लो कीजिएगा, ये जो बनाया हुआ है ऐसा नहीं कुछ भी नहीं। मैं समटाइम्स ऐसा, जैसे ये तो मेरे जैसा कहानी हो गया कि एकदम इनको याद होगा, कोरोना जब फर्स्ट टाइम आया था तो मैं अपना वाला इस मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा था, जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, हार्डली 100 MB, राइट। इस पर तो 10 मिनट में ही फुल हो जाएगा। अब बस कोशिश कर रहा था कि इसी से कमाल कर देंगे, इससे पढ़ा लेंगे। फर्स्ट टाइम था ना, हम लोग को बिल्कुल पता नहीं था कि क्या करना पड़ेगा। लाइफ में पहला बार नाम सुने ट्राइपॉड, बाद में पता चला अच्छा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट। ट्राइपॉड क्या होता है, सच में रिक्वायरमेंट नहीं था, इसे नाम नहीं सुन रहे थे। ट्राइपॉड के लिए मेरे पास लगता था कि ट्राइपॉड कितना बड़ा चीज़ है, कहाँ से मिलेगा। किसी एक के पास था, मेरे बगल के ही उस मकान में, इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे किसी के पास था, तो मैं मांग के लाया था कि भाई दे दो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। पहला तो कि 30 डेज नहीं निकल पा रहे थे ना, याद होगा ही भाई। वो सीन देखकर मुझे हॉलीवुड का एक मूवी का याद आ गया था। कौन सा एक मूवी था जिसमें बाहर कोई नहीं था, पूरा सिटी का सिटी ख़त्म हो गया था। सब कुछ ऐसा है जिसमें एक ही आदमी बचा हुआ है, वो उसके पास एक डॉग है, उसी के साथ रहता है। यस, हाँ हाँ। तो बहुत देखिए, इतना अगर सॉलिड स्टेट का याद रखते तो कितना कमाल का होता है। तो ऐसा मतलब सच में वो ऐसा लगता था कि वो बाहर निकलते तो ऐसा ही था, बिल्कुल धूल है रोड पे, कुछ है नहीं, पत्ता है, मतलब पूरा लगता है कि पूरा सिटी मरा हुआ है, समथिंग लाइक दैट। अजीब सा सीन लगता था उसमें, बाहर तो निकलने का ही बात नहीं है। तो 1 महीने तो हम लोग बिल्कुल बैठ गए थे, कुछ पढ़ा कहाँ रहे थे, राइट। और टीचर को अगर बैठा दीजिएगा, पढ़ाना नहीं है, और उसमें भी घर में बैठेगा, सोचिए। पहला तो बात है कि फैमिली के साथ हैं घर में, और दूसरी बात है कि आप घर में बैठे हुए हैं, कितना टीवी देखिएगा। और टीवी पे वही कोरोना दिखा रहे थे, और उस टाइम पहला बार में कम कोरोना था। एक बार एक सेलिब्रिटी, फर्स्ट जो इंडिया में एक सेलिब्रिटी का हुआ था, बेचारे, अभी तो कितना लाखों लाख लोग का हो गया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्या अभी आप इतना डरे हुए हैं? सर होगा अभी तो देख लेंगे, समथिंग कुछ ऐसा ही एटीट्यूड, राइट। होगा तो देख लेंगे, पैरासिटामोल, सिनारेट, एंटीबायोटिक, खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे। मतलब ये कुछ है। पहले भाई मतलब इतना टॉर्चर होना स्टार्ट हो गया था, घर पे आ रहे तो ग्रिल मत छुओ, राइट, जूता बाहर निकालो, सब मैं नहीं कर रहा था, पूरा दुनिया ही कर रहा था ना ये काम। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो जितना लोग कोरोना से नहीं मर रहा था, उससे ज़्यादा परेशान हो गया था मेंटली, यहाँ से बीमार हो गया था। अब साथ में मुझे तो करना पड़ेगा, मैं भी तो एक्सेप्शन में नहीं हूँ। बहुत सिचुएशन भयानक था भाई, टैचुट दोबारा ऐसा नहीं आया। एक बढ़िया प्रॉब्लम है, आने का चांस रहेगा, ठीक है। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर if it is given that, find the voltage across each capacitor if it is given that C1 can withstand with a maximum voltage of 6 volt and C2 can withstand of maximum voltage of 6 किलोवोल्ट है, 6 kV।
and C2 can maximum voltage of 4 kV। मतलब बात यहाँ से निकला था कि कैपेसिटर मतलब कंडेंसर का भी अपना एक मैक्सिमम कैपेसिटी होता है पोटेंशियल डिफरेंस टॉलरेट करने का, उससे ज़्यादा कीजिएगा तो कैपेसिटर जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, समझे। तो ये C1 कितना मैक्सिमम उसमें कर सकते हैं और C2 कितना, यस। उसके बाद लिखिए हाउ लार्ज द अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे ये क्या है अप्लाइड वोल्टेज मतलब दिस वन EMF ऑफ द बैटरी, राइट। हाउ लार्ज द अप्लाइड वोल्टेज कैन बी, मतलब इसका मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम। हाउ लार्ज द अप्लाइड वोल्टेज कैन बी इफ द कैपेसिटर्स डू नॉट अंडरगो ब्रेकडाउन। हाउ लार्ज द अप्लाइड वोल्टेज कैन बी इफ कैपेसिटर्स डू नॉट अंडरगो ब्रेकडाउन। तो कैपेसिटर का ब्रेकडाउन का मतलब उसका शॉर्ट सर्किट होना। जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है वैसे ही कैपेसिटर का भी ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन इन सेंस व्हाट, देखिए भाई यहाँ पे कैपेसिटर का एकदम बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा तो कैपेसिटर का शॉर्ट सर्किट होने का क्या मतलब रहता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली एज ए इंजीनियर सोचिए तो यहाँ पे जो कंडेंसर होगा वो वैक्यूम तो नहीं होगा ना, एयर के अंदर ही होगा। अगर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कीजिएगा तो इसके अंदर जो एयर है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये इसके बीच में क्या होगा करंट का फ्लो, मतलब ब्रेकडाउन हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। जबकि कैपेसिटर के क्रॉस करंट का फ्लो नहीं चाहिए। इस वायर में हो सकता है बट एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसमें करंट जीरो हो जाता है। तो कैपेसिटर का ब्रेकडाउन होने का मतलब यह हो गया कि शायद इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो क्या हो गया है, उसका ब्रेकडाउन हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया है। और लास्टली क्वेश्चन को बनाना है, तो इस क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ कर जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ट्राई करके आइएगा। आज के लिए इतना ही। और आपका क्लास रहेगा अभी 9 बजे से, राइट।